हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार होता क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। जब किसी भी वस्तु को हम ताप देते हैं या ऊष्मा देते हैं तो उसके अणु ऊष्मा प्राप्त कर, पहले तो मान लो ऐसे अणु आसपास में होते हैं। जैसे ही हम इस पदार्थ को ऊष्मा देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, ताप देते हैं, तो ये अणु ऊर्जा प्राप्त कर थोड़े क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, तो अणु फैल जाते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं अणु थोड़े से फैल गए। तो इस प्रकार की घटना को क्या कहा जाता है, ऊष्मीय प्रसार कहा जाता है। जब किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने के कारण उनके अणु दूर दूर हो जाते हैं, जिस कारण उस वस्तु या पदार्थ का क्षेत्रफल, लंबाई या आयतन में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार की घटना को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ जी। तब हम बात करते हैं ऊष्मीय प्रसार होता कितने प्रकार का है। तो ऊष्मीय प्रसार 3 प्रकार का होता है मुख्यतः। नंबर 1 है रेखीय प्रसार। नंबर 2 है बच्चों अपने पास क्षेत्रीय प्रसार। नंबर 3 है अपने पास आयतनीय प्रसार। अब रेखीय प्रसार क्या होता है, इसको हम समझते हैं। जब किसी भी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है, ठीक है, ताप दिया जाता है, तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार की घटना को क्या कहा जाता है, रेखीय प्रसार। ओनली लंबाई में ही क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे तार हुआ है ना, उसका क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है, तो उसकी लेंथ ही, लंबाई ही इंक्रीज होती है, उसकी लंबाई में ही वृद्धि होती है। तो इस ऊष्मीय प्रसार को क्या कहा जाता है, रेखीय प्रसार कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी। बात करते हैं क्षेत्रफलीय या क्षेत्रीय प्रसार। जब किसी वस्तु को ताप दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में प्रसार होता है, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार के ऊष्मीय प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब हम बात करते हैं आयतनीय प्रसार। आयतनीय प्रसार क्या होता है, जब किसी वस्तु को ताप या ऊष्मा दी जाती है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, उसका जो आयतन है वो फैल जाता है। ठीक है, तो इस ऊष्मीय प्रसार को आयतनीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ अपवाद भी अपने बोल सकते हैं। जैसे एक रबर होती है, रबर है ना, रबर को अपने टेम्परेचर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो हमेशा हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि ताप देने पर उसका आयतन, लंबाई और क्षेत्रफल में वृद्धि हो, है ना। तो कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जिसमें उसके आयतन में कमी भी होती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, प्रसार। फैलना चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, चाहे वो एक रेखीय में वृद्धि हो, चाहे उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो, चाहे उसके आयतन में वृद्धि हो। ठीक है, तो हम बात उन्हीं घटनाओं की करेंगे जिसमें उसके लाइन या रेखा में वृद्धि हो, उसकी लंबाई में वृद्धि हो, क्षेत्रफल में वृद्धि हो या उसके आयतन में वृद्धि हो। ठीक है बच्चों, तो ऊष्मीय प्रसार का आपको कांसेप्ट समझा दिया है। 3 प्रकार के ऊष्मीय प्रसार होते हैं। एक होता है रेखीय ऊष्मीय प्रसार, दूसरा होता है क्षेत्रफलीय या क्षेत्रीय ऊष्मीय प्रसार, और तीसरा अपने पास होता है आयतनीय ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम पहले बात करते हैं ऊष्मीय प्रसार किसकी, वेग की। इसको अच्छे से समझते हैं कि लेंथ में जो वृद्धि होती है, वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है, वो कितनी होती है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सारा कुछ में डिटेल में समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि एक अपने पास कोई भी तार, इसका क्षेत्रफल मतलब कि बहुत ही कम है, तार होता है उसका क्षेत्रफल बहुत ही कम है, ऐसे न के बराबर माना जा रहा है, क्षेत्रफल न के बराबर है। ठीक है, तो अपने पास एक तार है, इसका क्षेत्रफल न के बराबर है, तो इसकी जो लंबाई है वो मैं मान लेता हूं L0। इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है बच्चों, L0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और इस तार को जिस टेम्परेचर के अंदर रखा हुआ है, वो जो टेम्परेचर है वो है T0। T0 टेम्परेचर पर जो तार की लेंथ है, तार की जो लंबाई है वो है L0। अब हम क्या करेंगे, इसके
टेम्परेचर में ऊष्मा देंगे या इसके ताप में हम क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। इसको हमने अब ताप दे दिया है डेल टी। डेल टी ताप देने पर इसका जो टेम्परेचर हो गया है, इस पदार्थ का या इस तार का या छड़ का जो टेम्परेचर अब हो गया है वो कितना हो गया है, टी। अब अपने को पता है टेम्परेचर इंक्रीज करें, क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या है, टॉपिक क्या है, प्रसार होना चाहिए। तो टेम्परेचर इंक्रीज करे तो अपने को पता है इसके जो पदार्थ है या तार है, इसके जो अणु है वो क्या हो जाएंगे, ऊर्जा लेकर दूर चले जाते हैं, फैल जाते हैं, जिससे इस तार में एक्सपेंशन होगा, प्रसार हो गया। ठीक है, तार की जो लंबाई होगी उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। तो हम मान लेते हैं कि टी टेम्परेचर पे इसकी जो तार है इसकी लंबाई में हल्की सी वृद्धि होगी, तार का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गया है। अब जो तार का लेंथ इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, डेल एल। ठीक है बच्चों, लेंथ इंक्रीज हुआ कितना, डेल एल। अब इसका जो लेंथ हो गया है वो हो गया है एल नॉट प्लस डेल एल। ठीक है, तो यहां पर मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं, ये पहले लेंथ था, अब लेंथ कितना हो गया है, ये अपने पास डेल एल, अपने पास लेंथ में वृद्धि हुई। ठीक है बच्चों, तो ये डायग्राम जो कंसेप्ट है ये समझ आ गया होगा। पहले टेम्परेचर टी नॉट था, उस टेम्परेचर में उस तार का जो लेंथ था वो एल नॉट था। फिर हमने क्या किया, डेल टी टेम्परेचर इंक्रीज किया, ताप बढ़ाएंगे तो अपने पास जो टॉपिक है वो प्रसार वाला है, तो वृद्धि हो रही है, अणु दूर दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो ऊर्जा लेकर अणु दूर चले जाते हैं, जिससे उसके लेंथ में, उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो डेल टी टेम्परेचर देने पर लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है बच्चों, डेल एल हुई। अब इस तरह इस कंडीशन में, इस कंडीशन में टी वाले जो टेम्परेचर की कंडीशन में जो अब लेंथ अपने पास हो गई है वो हो गई है एल। ठीक है, टी टेम्परेचर पर इस तार की लेंथ एल है और टी नॉट टेम्परेचर पर लेंथ कितनी थी, एल नॉट थी। वृद्धि कितनी हुई है, डेल एल। टेम्परेचर डेल टी इंक्रीज करने पर वृद्धि डेल एल हो गई। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अब हम देखते हैं कि जो तार की या छड़ की लेंथ में जो वृद्धि हुई है वो किस किस पे डिपेंड करती है, किन कारकों पे डिपेंड करती है। ठीक है, हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। डेल एल की जो निर्भरता होगी वो निर्भर करेगी जिस कारक पे निर्भर करेगी, वो अपने पास कारक है टेम्परेचर की जो लंबाई है वो वृद्धि हो रही है, इसकी लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है इसका लेंथ का। तो निर्भर किस पर करता है, टेम्परेचर पर, कि हम उसको ताप कितना दे रहे हैं। ठीक है, ज्यादा ताप देंगे तो उसका लेंथ उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा, और कम ताप देंगे तो लेंथ हल्का सा ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सिंपल सा फंडा है, ज्यादा ताप देने पर उसकी लेंथ बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, और कम इसके ताप में जो परिवर्तन कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं, तो इसके लेंथ में भी कम ही परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन जरूर होगा। डिपेंड करता है कि हम उसको टेम्परेचर दे कितना रहे हैं। ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं, ज्यादा टेम्परेचर में वृद्धि कर रहे हैं, ताप में वृद्धि कर रहे हैं, तो लेंथ उतनी ही ज्यादा अधिक होगी। यदि हम कम टेम्परेचर दे रहे हैं, डिफरेंस ही हमारे पास कम का है, तो लेंथ भी कम ही वृद्धि होगी। ठीक है बच्चों, तो यह है जो लंबाई में परिवर्तन होगा वो ताप के परिवर्तन के समानुपाती होता है। नंबर 1 अपने पास कंसेप्ट हो गया। चलते हैं आगे। जो तार की जो लंबाई होगी या छड़ की लंबाई होगी वो निर्भर करती है उसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, ये समझते हैं। मान लेते हैं कि एक अपने पास तार है, वो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो दूसरी तार है इसी पदार्थ की है ना, इसी मटेरियल की जो दूसरी तार है उसको हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर। एक तो है 10 सेंटीमीटर का तार, एक है अपने पास 50 सेंटीमीटर का तार।
अब हम इन्हीं दोनों तारों को एक ही टेम्परेचर में रखा हुआ है। इसका जो मान लो एग्जांपल, कोई भी अपने पास टेम्परेचर है टी टेम्परेचर, टी नॉट टेम्परेचर पे टी नॉट टेम्परेचर, दोनों की लेंथ कितनी है। अब मैंने क्या किया, दोनों को ही एक साथ टेम्परेचर इंक्रीज किया, है ना। तो इसकी जो लेंथ हो गई है वो होगी, इसके 10 सेंटीमीटर की लेंथ थी, अब मान लेते हैं इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है 2 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है। हमने डेल्टा टी टेम्परेचर दिया तो इसकी जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर बढ़ गई है। 10 सेंटीमीटर की 12 सेंटीमीटर हो गई है, 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पर 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है। अब इसको देखते हैं, पहले लेंथ कितनी थी, L नॉट, है ना। अब हमने क्या किया, वही टेम्परेचर इसी तार को दिया। अब 10 सेंटीमीटर, एक ही मटेरियल की बात हो रही है बच्चों, है ना। 10 सेंटीमीटर पर 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पर देखो कितना सेंटीमीटर इंक्रीज होगा, ठीक है, 50 सेंटीमीटर है, 10 का 2 इंक्रीज हो रहा था ऊपर, ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर का हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब अब इसकी जो लेंथ हो जाएगी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 60 हो गया, ठीक है। 10 का 2 हो गया, 20 का कितना हो जाएगा 4, तो इस हिसाब से चलते जाएंगे। तो 50 सेंटीमीटर का जो लेंथ इंक्रीज हो गया है वो 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस किया, ठीक है। तो इसका मतलब कि पहले जो लेंथ है तार अपने पास है कितनी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके पास 10 सेंटीमीटर थी तो लेंथ कम इंक्रीज हुई है, इसके पास 50 सेंटीमीटर थी तो लेंथ ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो जो डेल एल होता है वो डिपेंड करता है किस पर, इसकी पहले लेंथ कितनी थी, इसकी पहले लेंथ कितनी थी, प्रारंभिक लेंथ पर, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल सा कांसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो जो लेंथ में परिवर्तन होता है, जो तार में, तार की लंबाई में जो परिवर्तन होता है, दो कारकों पर निर्भर करता है। एक अपने तार में वृद्धि कितनी की है और सेकंड उसकी पहले लंबाई थी कितनी, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चलते हैं आगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी एंड प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो अपने पास हमेशा एक कांस्टेंट आता है। यहां देखेंगे कि कौन सा कांस्टेंट आएगा, डेल टी। अब देखो भाई यहां पर कौन सा कांस्टेंट आया, इसे हम बोलेंगे अल्फा। ये कांस्टेंट आया है, कहीं ऐसे मत सोच लेना कि यही मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां लिख दिया ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा दिया है तो आया इक्वल, तो एक अपने पास आ गया कांस्टेंट। इसे बोलते हैं देखिए प्रसार गुणांक, ठीक है, या देखिए गुणांक भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रसार गुणांक अपने पास आ गया, तब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू ये दोनों डिवाइड में देन डेल एल अपॉन एल नॉट डेल टी, ठीक है बच्चों। तो यहां लिख देता हूं, देखिए प्रसार गुणांक, ओके बच्चों, अल्फा। अब इसके मात्रक की बात करें तो इसका लेंथ है मीटर, ये क्या है मीटर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर बाय मीटर हो गया। ये है अपने पास टेम्परेचर, इसका जो यूनिट होता है डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं बच्चों, मीटर से मीटर कैंसल। तो हमारे पास इसका जो मात्रक आया है, किसका किसका मात्रक, रेखीय प्रसार गुणांक का जो मात्रक आया है वो होगा डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स में आ गया है, ठीक है बच्चों। हाँ जी, अब इसकी जो विमा होगी वो आप आसानी से निकाल सकते हो। m 0 है, l 0 है, t क्या है, टाइम सेकंड तो है ही नहीं, है ना। अब केल्विन आ जाएगा ना, केल्विन इनवर्स, ठीक है बच्चों। तो ये अपने पास है अल्फा का फॉर्मूला, ठीक है। हाँ जी, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 से 3 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 4 से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब चलते हैं मैं वापस इक्वेशन नंबर 3 का यूज करूंगा। ठीक है, हाँ जी, इक्वेशन नंबर 3 को देखते हैं कि डेल जो अपने पास एल है ये क्या है, लेंथ चेंज कितना हुआ। तो लेंथ में चेंज देखेंगे कि जो बाद वाला जो लेंथ है वो क्या है, एल। पहले लेंथ कितना था, एल नॉट था, तो लेंथ में जो चेंज हुआ है वो है एल माइनस एल नॉट। अंतिम जो लंबाई है और जो प्रारंभिक लंबाई है उनका जो अंतर होगा वो उसकी लंबाई में परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो यहां पर मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 का यूज करूंगा। तो इक्वेशन नंबर 3 की बात की जा रही है ना। इक्वेशन नंबर 3 में देखते हैं कि डेल एल को मैं लिखूंगा एल माइनस एल नॉट। ठीक है बच्चों, ये अपने पास एल था पड़ा हुआ, एल नॉट वैसे का वैसे लिखा जाएगा और डेल टी भी मैं वैसे का वैसे लिखूंगा। लिख सकते हो वैसे आप, क्या है कि जो बाद वाला जो टेम्परेचर है, पहले टेम्परेचर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है डेल टी, कितना ताप में हमने वृद्धि किया। ठीक है, हाँ जी। तो ये अपने पास L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल टी। ठीक है, हाँ जी। अब मैं क्या करूंगा, एल नॉट को उधर ले चलता हूं। तो एल नॉट को उधर ले चलने पर क्या होगा, L इज इक्वल टू एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल टी। एल नॉट है क्या, प्रारंभिक लंबाई किसकी, स्थिर यात्रा की, है ना। हाँ जी, यहाँ पर हम देखेंगे कि एल नॉट इसके पास, एल नॉट इसके पास, दोनों के पास एल नॉट, ये कहेगा मेरे को बाहर लेकर आओ, तो एल इज इक्वल टू बाहर आ गया, मतलब कॉमन ले लिया, है ना। यहाँ क्या बचा, 1 प्लस अल्फा डेल टी। इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं कि उसकी लेंथ कितनी हो गई है। पहले लेंथ दे रखा हो अपने को और अल्फा अपने को दे रखा हो, ठीक है, और डेल टी अपने को दे रखा हो, टेंपरेचर में डिफरेंस कितने का हुआ है। तो हम फाइंड कर सकते हैं कि इसकी जो अंतिम लेंथ है, जो बाद में टेंपरेचर देने के बाद में जो लेंथ हुआ है इसका वो कितना हुआ। ठीक है, तो लेंथ है मीटर, इसका यूनिट मात्र इसका मीटर हो जाएगा। हाँ जी, अब बात करते हैं जो रेखीय प्रसार है ये किस पर निर्भर करता है, केवल पदार्थ कि अपने पास जो मटेरियल है, जो अपने पास पदार्थ है, किस धातु की छड़ का हम कर रहे हैं उपयोग, उस पर निर्भर करता है रेखीय प्रसार होना। जैसे अल्फा से, और इसका जो मात्रक होगा वो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स होगा। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूले से हम लेंथ प्रारंभिक भी ज्ञात कर सकते हैं, अल्फा भी ज्ञात कर सकते हैं और डेल टी ज्ञात कर सकते हैं। अल्फा हर पदार्थ के लिए, हर पदार्थ के लिए, मटेरियल के लिए अल्फा अलग अलग होता है, इस चीज का कुछ ध्यान रखना है ना। हाँ जी, अब अपने बात करते हैं क्षेत्रीय प्रसार। इसी तरह हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला बना सकते हैं, सेम यहीं से यहां पर आ जाएगा डेल ए और यहां पर आ जाएगा कितने क्षेत्रफल, टेंपरेचर में वृद्धि किया है, उसी तरह यहां पे क्षेत्रफल आ जाएगा डेल ए, कितना उसका एरिया है, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा उसका प्रारंभिक जो उसका एरिया है वो कितना है। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा यहां पे लिख दिया जाएगा, यहाँ हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा क्षेत्रीय प्रसार के लिए यहां पर आएगा डेल ए। इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ है डेल ए, और उसका जो प्रसार गुणांक हुआ किसका, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम बीटा से। रेखीय प्रसार गुणांक को तो पढ़ेंगे अल्फा से, और जो अपने पास क्षेत्रफल या क्षेत्रीय प्रसार जो गुणांक होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों बीटा से। तो यहां पर हम बीटा लगा देंगे। ओके, तो पहले क्षेत्रफल कितना था उसको रिप्रेजेंट कर देगा ए नॉट से, और टेंपरेचर में कितना वृद्धि किया डेल टी, है ना। अब फिर उसके पास बीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, यहां से बीटा का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, तो ये दोनों डिवाइड में आ जाएंगे, तो डेल ए, है ना, अपॉन में ए नॉट डेल टी। इसका मतलब देखो मीटर स्क्वायर कट गया, बचा क्या डिग्री सेंटीग्रेड, ऊपर चलते डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो क्षेत्रीय प्रसार हो या रेखीय प्रसार गुणांक हो, दोनों का जो मात्रक होगा डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स आएगा।
है ना बच्चों। उसके बाद हम इसी फॉर्मूले का भी यूज कर लेते हैं। बाद में जो एरिया होगा वो कितना होगा ए, पहले एरिया कितना होगा ए नोट, उसके बाद 1 प्लस बीटा डेल टी, बीटा क्षेत्रीय प्रसारण है ना, अल्फा रेखीय प्रसारण। तो हम आसानी से किसी भी डेरिवेशन का यूज करके इन्हीं कांसेप्ट का उपयोग करके हम क्षेत्रीय प्रसारण को अच्छे से समझ सकते हैं। इस डेरिवेशन को अच्छे से बच्चों नोट कर लो, ठीक है। यही कांसेप्ट लगाकर आप क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के लिए करना, अलग से करना, अलग टॉपिक लगाकर अलग पेज पर, ठीक है। उसके बाद में आयतनीय प्रसार का यही कांसेप्ट लगाकर आप आयतनीय प्रसार गुणांक का भी फॉर्मूला बनाओगे, यही फॉर्मूला आयतन के लिए बनाओगे, डायग्राम बनाओगे अच्छे से, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चलते हैं आयतनीय प्रसार गुणांक को पढ़ते हैं। आयतनीय प्रसार या आयतनीय प्रसार क्या होता है, ये देखो, जब किसी भी वस्तु को ताप दिया जाता है तो उसके आयतन मतलब कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में है ना, तीनों में वृद्धि होती है तो उस ऊष्मीय प्रसार को आयतनीय प्रसार कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो वही फंडा लगाएंगे जो हमने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। चलो बनाते हैं। आयतन के लिए बना देता हूं, ये शॉर्ट में बनाया था मैंने, आप अच्छे से डीप से इस कांसेप्ट को समझकर उधर करोगे, ठीक है। हाँ जी, आयतन में वृद्धि कितनी बच्चों, डेल वी बटे बीटा, यहाँ पे क्या है गुणांक किसका, क्षेत्रीय का। अब हमें क्या चाहिए, प्रसार गुणांक आयतन के लिए, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है गामा से। फिर पहले आयतन V नॉट, टेंपरेचर में डिफरेंस डेल टी, यहां से हम क्या करेंगे, गामा निकाल लेंगे। गामा क्या है, आयतनीय प्रसार गुणांक, ठीक है। हाँ जी, तो आयतन में कितना वृद्धि हुआ है, डेल वी वृद्धि हुआ है, ठीक है। पहले आयतन कितना था, V नॉट मान लेना आप, ठीक है। और टेंपरेचर में कितना वृद्धि किया है, डेल टी, टेंपरेचर में हमने वृद्धि कर दिया, ठीक है बच्चों। हाँ जी, उसके बाद ये तो आ गया अपने पास फॉर्मूला। अब जल्दी यहां से मात्रा देखते हैं, मीटर क्यूब बटे में 1/डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। कैंसल मीटर क्यूब डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, चाहे वो अल्फा हो रेखीय प्रसार गुणांक हो, चाहे वो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हो, चाहे वो आयतनीय प्रसार गुणांक हो, तीनों के लिए मात्रक होगा डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है बच्चों। फिर हम इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, कैसे, V इज इक्वल टू अंतिम में जो आयतन होगा कितना फैलेगा ना, पूरा आयतन कैलकुलेट करेंगे। छोटी सी लंबाई में वृद्धि, छोटी सी चौड़ाई में वृद्धि, छोटी सी गहराई में वृद्धि, तो इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आयतन आ जाएगा। उसके बाद में, ठीक है, पहले आयतन कितना था, V नॉट, उसके बाद में 1 बाय क्या आएगा बच्चों, गामा डेल टी, यहां पर लिखोगे डेल V डेल टी डेल V, पहले आयतन कितना, V नॉट था, ताप में वृद्धि की डेल टी, तो एक साथ रखोगे, समानुपाती के निशान को हटाओगे, क्या आएगा बच्चों, गामा आएगा, क्या आएगा, गामा, ठीक है। क्या बोलेंगे, आयतनीय प्रसार गुणांक, ठीक है। उसके बाद यहां से गामा डेल V, कितनी आयतन में वृद्धि, पहले वाला आयतन ताप तो में घटाया ही है ना, उसके बाद चलते हैं। तो इस प्रकार आप क्षेत्रीय प्रसार को समझ सकते हो, आयतनीय प्रसार को समझ सकते हो, रेखीय प्रसार की मैंने कांसेप्ट आपको क्लियर कर दी थी, ठीक है बच्चों। तो जल्दी जल्दी पॉज करके आप इस डेरिवेशन को नोट कर लो, ठीक है। हाँ जी, तो इसी का यूज करके आपको मैंने बोला है इन दोनों को क्लियर कर लेना। जो रेखीय प्रसार गुणांक है अल्फा, जो बीटा है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और जो गामा है आयतनीय प्रसार गुणांक, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगी कि कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। अलग अलग मटेरियल के लिए इन सब के मान अलग अलग होते हैं, अलग अलग मटेरियल, और एक फिक्स पदार्थ की बात करें तो मान क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।